डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान दोस्तों, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने आते हैं। उस विषय से बारीकियां आप तक समझाने की कोशिश की जाती है और बताया जाता है आपको कि किस तरीके से आपकी खेती किसानी में परिवर्तन लाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कुछ ऐसे विषय होते हैं, उस विषय से जुड़े हुए आपके सवालों को सीधा इस कार्यक्रम में लाइव जोड़ा जाता है और लाइव आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे किसान भाई अपनी लागत को कम कर सकें, अपनी उपज को बढ़ा सकें और लाभ कमाएंगे। किसान भाई तरक्की करेंगे तो हमारा देश भी विकसित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज हेलो किसान कार्यक्रम में हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और किस विषय से जुड़े हुए आप सवाल आज इस कार्यक्रम में पूछ पाएंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में हर बार अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। आज के जो विषय हैं वो विषय रहेंगे खरीफ प्याज फसल प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है, किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं जिससे आपको अच्छा उत्पाद मिले, केचुआ खाद कंपोस्ट खाद बनाने की विधियां किस प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी खेती किसानी में काफ़ी परिवर्तन ला सकता है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि रसायनों का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में वर्मी कंपोस्ट या फिर केचुआ खाद कहें तो ये बहुत बड़ी बदलाव की भूमिका निभा रहा है। अब इस दोनों विषय से जुड़े हुए आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हमारे हैं 1800-113060, 1800-113061। लेकिन फ़ोन करते समय दर्शक हमारे एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ थोड़ी सी कम हो और आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो, ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया जा सके और आपकी समस्या का जो समाधान है वो सही तरीके से किया जा सके। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप के ज़रिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप का नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सअप करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आप अपना सवाल जहां से भेज रहे हैं जगह का नाम और अपना नाम लिखना ना भूलें। इसके साथ आप ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो ये 3 माध्यम हैं, इस कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं इन 3 माध्यमों के जरिए और अपने सवाल कोई भी हो या कोई भी संशय इन विषय से जुड़े हुए हो तो आप सीधा पूछ सकते हैं। अब बारी है उन लोगों से मिलने की जो इस कार्यक्रम की आन बान शान है, यानी कि आपकी समस्या का जो समाधान करेंगे, हमारे खास एक्सपर्ट इस विषय से जुड़े हुए। एक बार उनसे भी आपका तारुफ करा दिया जाता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप उप निदेशक हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली से। इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरे जो खास एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शिवाधर जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। दोनों विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी का रुख करेंगे। डॉक्टर रजनीश जी, अगर हम बात करें फसल प्याज की एक ऐसी फसल है जिसमें काफ़ी औषधीय गुण पाए जाते हैं और भारत में काफ़ी क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। निर्यात की बात हम करें तो काफ़ी संख्या में इसका निर्यात भी किया जाता है। फसल प्रबंधन प्याज की किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे किसान भाई शुरुआती तौर पर बहुत बारीकी से ध्यान में रख सकें, जिससे उनका उत्पादन बढ़े? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं इस समय प्याज में जो समसामयिक कार्य हो रहे हैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिन किसान भाइयों ने रोपण कार्य कर लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो किसान रोपण करना चाह रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए प्रक्षेत्र प्रबंध करना, उसकी जुताई करना, उसके क्यारियां बनाना, ये विशेष ध्यान रखना है। इसलिए आप अच्छे से जुताई कर लीजिए। उसके बाद आपको क्यारियां बनानी है, क्योंकि खरीफ प्याज ऐसे समय पर रोपण किए जा रही है जब बरसात बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमें ज़मीन से 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियां बनानी है और क्यारी की जो चौड़ाई है लगभग 60 सेंटीमीटर रखनी है और लंबाई उसकी है हम 3 मीटर तक रख लेते हैं। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा खेत समतल होना चाहिए। दूसरा, प्याज के लिए मिट्टी जैसा कि आपको पता है भुरभुरी होनी चाहिए,
बलुई दोमट होनी चाहिए और अच्छा जल निकास होना चाहिए, क्योंकि अगर जल निकास अच्छा नहीं होगा तो खेत में पानी भरेगा और हमारी प्याज सड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट की भूमि में आपको प्याज की रोपाई करनी चाहिए। रोपाई करते समय आप ध्यान रखें खेत समतल होना चाहिए जिससे कि पानी ना भरे, और इस तरह क्यारी बनाने के बाद आपको लाइन से लाइन 10 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा आपको 15 सेंटीमीटर की दूरी पे आप प्याज को अच्छे से रोपाई कर सकते हैं। रोपाई के तुरंत बाद आपको सिंचाई कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पौध अच्छे से मजबूत तरीके से स्वस्थ बन पाएगी और आने वाले समय के लिए एक ऐसी नींव आप रख पाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्पादन मिल सकेगा। जी, तो अगर आप प्याज की फसल की बुआई करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो आगे किन बातों का ध्यान रखें? अगर देखा जाए तो संक्षिप्त रूप से कुछ खास बातें यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा जी ने यहाँ पर बताई हैं, कुछ और बातों को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर भी आइए नजर डाल लेते हैं। प्याज की खेती अलग अलग तरह की मिट्टी में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास और जीवांश युक्त उपजाऊ दोमट व बलुई दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो सबसे अच्छी मानी जाती है। प्याज को ज्यादा क्षारीय या दलदली मिट्टी में नहीं उगाना चाहिए। प्याज की फसल में कई तरह के कीट और बीमारियों के लगने की आशंका रहती है। प्याज में मुख्य रूप से थ्रिप्स, हेड बोरर, प्याज की मक्खी का कीट, प्याज का मक्खी कीट और लाल मकड़ी आदि लगने की आशंका रहती है। वहीं रोगों की बात करें तो प्याज में आर्द्र गलन रोग, बेलन रॉट, तना झुलसा रोग और प्याज का बैंगनी धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इनसे बचाव के लिए समय रहते उपाय करने चाहिए। इसके लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी ले सकते हैं। अच्छी पैदावार के लिए निराई गुड़ाई, खरपतवार की रोकथाम समय से करें। खरीफ मौसम में पत्तियां गिरती नहीं हैं। ऐसे में जब गांठों का आकार 4 से 6 सेंटीमीटर व्यास वाला हो जाए तो पत्तियों को पैरों से जमीन पर गिरा देना चाहिए, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाए और गांठें ठोस हो जाएं। हरे प्याज की रोपाई से पहले 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद या 8 टन नाडेप कंपोस्ट खेत में मिला दें। मौसम और समय को देखते हुए उचित प्रबंधन करने से अच्छी फसल ली जा सकती है। तो रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि प्याज की फसल में किस तरीके से किन बारीकियों का आप ध्यान रखकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसको और बारीकी से समझेंगे और बेहतर जानकारी लेंगे डॉक्टर मिश्रा जी से, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ। डॉक्टर शिवाधर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिवाधर जी, इस विषय के बारे में अगर हम आपसे और बारीकियों को जाने, लेकिन उससे पहले हम आप जानना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट क्या है और जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और एक तरफ अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हो रहा है, ऐसे समय में वर्मी कंपोस्ट की क्या महत्ता हो जाती है और ये क्या है जो किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा लाभ दे सकती है? देखिए पुलकित जी, ऐसा है कि कंपोस्ट पहले हमें समझना होगा कि कंपोस्ट क्या है जी। कोई भी व्यर्थ पदार्थ या अब फसल अवशेष या गोबर अगर हम ऐसे ही प्राकृतिक रूप से छोड़ दें तो वो एक दिन खाद बन जानी है, अपने आप सड़ता है। ये प्राकृतिक रूप से सड़न की एक जो होते हैं उनके बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं जो कि उसको सड़ाते हैं। लेकिन इसी को हम अगर सही तरीके से करें, साइंटिफिक तरीके से करें, बिल्कुल, तो जो बैक्टीरिया और फंगस से जो सड़के बनता है वो कंपोस्ट कहलाता है। और इन्हीं अवशेषों को अगर केंचुए द्वारा खाकर परिवर्तित किया जाता है खाद में तो वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि आप कह रहे हैं कि आजकल अंधाधुंध उपयोग हो ही रहा है बहुत सारे रसायनों का, और उनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख है जो उर्वरक हैं। इन उर्वरकों का प्रयोग हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी असंतुलित मात्रा में भी कर रहे हैं जी। तो इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इन कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट के द्वारा हटा सकते हैं और इसके द्वारा हम पोषक तत्वों की पूरी कर सकते हैं, जिससे वातावरण और आय इन दोनों पर ही काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और ये
एक पॉजिटिव उसमें एक सकारात्मक कदम होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन तरीके की खादों को प्रयोग करें। जी, तो आपकी खेती में सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए और अपनी मृदा की स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए ये कदम बेहद आवश्यक है कि आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें या फिर सिर्फ कंपोस्ट का उपयोग अपनी खेतीबाड़ी में तमाम उर्वरकों की जगह आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आप अब देखेंगे कि आपकी उत्पादन क्षमता भी बेहतर होगी और आपकी मृदा की जो स्वास्थ्य है वो भी लगातार बेहतर होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरीके से उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है अंधाधुंध, अनबैलेंस और जानकारी के अभाव के चक्कर में भी कई बार किसान भाई ज़्यादा तरीके से और गलत तरीके से उर्वरकों का प्रयोग कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसको और बारीकी से समझेंगे कि कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या विधियां हैं इसको बनाने की। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर भी आइए नजर डाल लेते हैं। केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। दरअसल केंचुओं द्वारा निगला हुआ गोबर, घास फूस, कचरा आदि कार्बनिक पदार्थ इसके पाचन तंत्र से पिसी हुई अवस्था में बाहर आता है और उसे ही हम केंचुआ खाद कहते हैं। केंचुआ खाद को बनाने के लिए 4 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा पिट तैयार करें। इसमें 3 फीट ऊंचाई तक 15 से 25 दिन पुराना गोबर भरें और लगभग 100 से 200 केंचुए छोड़ दें। गोबर के ऊपर 5 से 15 सेंटीमीटर सूखी पत्तियां डाली जाती हैं। इस इकाई में बराबर 15 से 25 दिनों तक पानी का छिड़काव करें। पिट को सीधे तेज धूप, बरसात और बर्फ से बचाने के लिए छप्पर से ढक सकते हैं। जब खाद पकी हुई चाय की पत्ती की तरह दिखे तो समझें कि खाद तैयार हो गई है। बता दें कि केंचुआ खाद के बहुत से फायदे हैं। इसके इस्तेमाल से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी की भौतिक दशा, जैविक पदार्थों और लाभदायक जीवाणुओं में वृद्धि और सुधार होता है। केंचुआ खाद के इस्तेमाल से मिट्टी में दूसरी किसी रासायनिक खाद के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं सामान्य खाद की तुलना में केंचुआ खाद का उत्पादन और भंडारण काफी आसान होता है। तो आपने देखा कि वर्मी कंपोस्ट को तैयार करके किन बातों का आप ध्यान रखकर इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके की विधि होनी चाहिए। इन बारीकियों को हमने समझने की कोशिश की इस रिपोर्ट के जरिए। कुछ और बारीकियों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रजनीश जी, अगर हम बात करें प्याज फसल प्रबंधन की, सबसे उपयुक्त जलवायु किस प्रकार का होता है प्याज की फसल को लेकर, और सबसे उपयुक्त समय कौन सा है कि आप इस समय रोपाई शुरू कर सकते हैं या बुआई शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, प्याज की खेती मुख्यतः हमारे देश में 3 मौसम में की जाती है। रबी के मौसम में 60% प्याज की जो खेती होती है रबी के मौसम में होती है। उसके अलावा हम खरीफ के मौसम में भी खेती करते हैं। खरीफ के मौसम में 20% होती है। इसके अलावा इसके साथ ही हम लेट खरीफ यानी कि पछेती खरीफ की खेती भी करते हैं। लगभग 20% के पास उसकी बुवाई हमारे देश में होती है और सबसे ज़्यादा 60% हमारे रबी के मौसम में होती है। जो ये समय वर्तमान का जो समय है, किसान भाई इस समय खरीफ की खेती का प्याज की खेती की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पौध तैयार कर लिया। पौध 6 से 7 हफ्ते में तैयार हो जाती है और वो रोपाई के, कुछ लोगों ने रोपाई कर लिया होगा जिन्होंने समय से बीज बोया है, या जिन्होंने थोड़ा सा लेट बीज बो पाया है उनकी रोपाई होने वाली होगी। इसीलिए मैंने इससे पहले आपको प्रक्षेत्र प्रबंधन के बारे में बताया, किस तरह आपको बेड बनानी है, किस तरह आपको पौध का रोपण करना है। रोपण के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है। पोषक तत्वों के लिए किसान भाई हम जो आपको आज सलाह देने जा रहे हैं ये एक सामान्य सलाह है। आपसे निवेदन है कि आप मिट्टी की जांच जरूर कराएं। मिट्टी की जांच कराने के बाद ही रासायनिक उर्वरकों का आप प्रयोग करें, ठीक है ना। तो जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है, 100 केजी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है 1 हेक्टेयर में प्याज पैदा करने के लिए। 50 केजी फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है और 80 केजी हमें पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, जब हम मुख्य खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय आखिरी जुताई के समय हमें क्या करना चाहिए, पोटाश और फास्फोरस की पूरी मात्रा खेत में मिश्रित कर देनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक केंचुए के खाद का भी है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद का प्रयोग कम करें, लेकिन वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग इसलिए करें क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जिसमें
शून्य की मात्रा होती है खरपतवार के बीज के। कोई किसी भी वर्मी कंपोस्ट में खरपतवार के बीज नहीं होते हैं, तो आपका खरपतवार नियंत्रण खाद डालने, वर्मी कंपोस्ट डालते समय ही शुरू हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। अगर आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो आपको 2.5 से 3 यानी कि 2.5 से 3 कुंटल वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ती है। वर्मी कंपोस्ट आप आखिरी जुताई के समय मिला दीजिए और खेत को तैयार कर लीजिए, और जैसा मैंने आपको बताया था क्यारी बना लीजिए। ये क्यारियों में आपको पौध का रोपण करना है। लाइन से लाइन आपको रखना है 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर। इस तरह रोपाई करने के बाद अब इसके साथ ही खरपतवार नियंत्रण भी शुरू हो रहा है। वो किस तरह हो रहा है? जी डॉक्टर रजनीश जी, खरपतवार नियंत्रण में आपके पास आऊँगा और बारीकी से समझूंगा, लेकिन उससे पहले जो आपने जानकारी दी है कि इतनी मात्राओं में इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, ये जो मात्राएं हैं ये क्या 1 हेक्टेयर के लिए हैं या फिर कितने बड़े खेत के लिए या कितनी फसल के लिए उर्वरकों का, या फिर जो हमने जो वर्मी कंपोस्ट का जो आपने मात्रा बताई कितने बड़े खेत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? ये 1 हेक्टेयर के लिए है जी, ठीक है। 1 हेक्टेयर के लिए मात्रा मैंने आपको बताई थी। और आपका जो नाइट्रोजन की मैंने जो मात्रा बताई है 100 किलो, और फास्फोरस 50 किलो और नाइट्रोजन जो है 80, ये प्रति हेक्टेयर की मात्रा है। इनको आपको प्रयोग करना है। नाइट्रोजन आपको 2 बार में डालना है, लेकिन फास्फोरस और पोटास आप आखिरी जुताई के समय डाल सकते हैं। ये बेसल डोज है। उसके बाद हम लोग दूसरे तरीके से जल में घुलने वाले उर्वरक उपलब्ध हैं, उनकी मात्रा को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो ये 1 हेक्टेयर के प्रति हिसाब से आप अगर इन उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो आप इस तरीके से करते हैं। फिलहाल एक दर्शक है हमारे साथ जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ कि सही ढंग और बेहतर कंपोस्ट हम कैसे बनाएं, जिससे भूमि की उर्वरकता ऊपर दोनों हम बढ़ाएं। तो इसके लिए कौन कौन से हम विधियां अपनाएं, कौन कौन से सामग्री अपनाएं। और दूसरी चीज जो प्याज हमारा है, तो प्याज की हमें पहले ब्यालन करके फिर उसको काट करके लगाते, सीधी बिजाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए प्याज में? जी नंदस्वरूप जी, आपके सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन समय की मांग यहाँ एक ब्रेक की हो चुकी है। ब्रेक के उस पार आपके सवाल का जवाब हम देंगे। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। 2 महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो स्क्रीन पर आप टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी देख रहे हैं। इन नंबरों का इस्तेमाल कर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपने सवाल या आपके मन में कोई भी संशय इन विषय से जुड़ा हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे ब्रेक से उस पहले। उनका सवाल था कि किस तरीके से प्याज की फसल का प्रबंधन करना चाहिए, निराई गुड़ाई कितनी तरीके से करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दीजिए। नंद किशोर मिश्रा जी, आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल है और इस विषय में मैं बताना चाहूँगा। प्याज की खेती आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक, पौध बना के, दूसरा सीधी बिजाई करके, तीसरा आप गंठियों द्वारा भी प्याज की खेती कर सकते हैं। इसकी गंठियां पहले से बना के रख ली जाती हैं और अगस्त और सितंबर के माह में उन गंठियों का रोपण करते हैं। तो आपका जो सवाल था वो सीधी बिजाई के लिए था। सीधी
बिजाई भी हम लोग कर सकते हैं। उसमें होता क्या है, बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है। इस तरह आपका 10 केजी प्रति हेक्टेयर बीज लगता है, लेकिन जब हम सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें मात्रा 18 से 20 किलो तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो उसमें बीज ज़्यादा लगता है। दूसरा, अगर हम सीधी बिजाई कर रहे हैं उस समय अगर हमारा खेत समतल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर खेत समतल नहीं है तो जिस खेत के भाग में जिस छोटे छोटे हिस्सों में पानी भर जाता है वहाँ पूरी प्याज सड़ जाती है। इसलिए खेत का समतल होना बहुत ज़रूरी है सीधी बिजाई के लिए। हाँ, सीधी बिजाई में समय कम लगता है और अगर प्याज जल्दी तैयार हो जाती है तो जिन किसान भाइयों को सीधी बिजाई करने में लाभ महसूस हो रहा है तो वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह यही है कि आप पौध तैयार करके उसका रोपण करें। जिन क्षेत्रों में बरसात ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों के लिए गंठियों द्वारा अगर खरीफ की प्याज पैदा करते हैं तो उनको किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ होता है। जी, तो रामस्वरूप जी, आप इस तरीके से अपनी फसल का प्रबंधन करेंगे। फिलहाल एक दर्शक हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि वर्मी कंपोस्ट कितने दिनों में तैयार हो जाता है, और सर इसमें वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन सी चीजें हम डाल सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें खाद के बनाने में नहीं डालनी चाहिए। जैसे कुछ लोग पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं गलती से, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो गोबर खाद बनाने के लिए, मतलब वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए नहीं डालनी चाहिए। जी विपिन जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर शिवाधर जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी, एक तो विपिन जी का सवाल कि किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिन में तैयार हो जाती है, और इससे पहले नंदस्वरूप जी ने भी यही सवाल किया था कि क्या विधियां होनी चाहिए। जी हाँ, देखिए ऐसा है, वर्मी कंपोस्ट के लिए जो हमारे यहाँ वर्म्स होते हैं वो जो पूरे उत्तर भारत में आइसिना फेटिडा बहुत अच्छा काम करता है। ये जो एक प्रजाति है इसकी केंचुए की, और इसकी खास बात ये होती है इस गोबर में सबसे अच्छा सर्वाइव करता है। अगर पूरा 100% गोबर है तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन किसान भाइयों के पास क्या होता है, गोबर के अलावा और भी बहुत सारा भूसा, चारा और सड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि लगभग 80% गोबर और 20% अन्य सभी चीज़ें मिलाकर, और सभी को गोबर को कम से कम 3 हफ्ते तक रख लें, पहले उसको सड़ाएं। पहले सड़ाने के लिए 1-2 बार उसकी पलटाई ज़रूरी है। इसी तरीके से जो अन्य मटेरियल है, अन्य पदार्थ हैं, उन पदार्थों को हम कम से कम 1 महीने तक रखें, जिससे वो लगभग आधा सड़ जाए। उसके बाद ही उस गोबर में मिलाकर उसको प्रयोग करें। तो ये तो रही सामग्री की बात जी। और दूसरा जो पूछा था कि विधियां कौन कौन सी हैं। अभी जैसे आपने एक जो छोटी फिल्म देखी, उस फिल्म में ये बताया गया है कि कंपोस्टिंग पिट बनाएं जी। तो पहले क्या होता था, गड्ढे बनाते थे, लंबी ट्रेंच, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब निर्धारित करते थे। लेकिन आजकल जो हम लोगों ने अभी अनुसंधान किया उसमें ये पता चला है कि लंबाई कोई विशेष मायने नहीं रखती। आपके पास जितनी जगह है उस हिसाब से उसकी लंबाई मेड़ की रखी जा सकती है। और गड्ढे की जगह हम ऊपर भी बना सकते हैं, प्लेन सरफेस हो, समतल जगह हो, उस पर बना सकते हैं, बस पानी नहीं भरना चाहिए। चौड़ाई का ये होता है कि आपका हाथ जहाँ तक पहुँच जाए दोनों साइड से बैठ के उस बेड के अंदर, तो ये लगभग 1 मीटर के करीब होता है। तो चौड़ाई इतनी रखनी चाहिए। लेकिन ऊंचाई इसमें बहुत ज़रूरी है, चाहे गड्ढा हो चाहे ढेर लगाएं। ऊंचाई अगर 1.5 से 2 फीट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, सर्दियों में 2 फीट और गर्मियों में 1.5 फीट। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो आपकी खाद अच्छी नहीं बनेगी। तो लगभग 45 सेंटीमीटर या 1.5 फीट के करीब हम इसकी ऊंचाई रखते हैं। तो ये विधि हुई। विधि के लिए ज़्यादातर पहले ऐसा सोचा जाता था, ये धारणा थी कि पक्के में होना चाहिए, पक्का बनाओ, नहीं तो केंचुए भाग जाएंगे या ज़मीन में चले जाएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत सारे किसान आजकल जो बना रहे हैं, कच्चे खेत में मेड़ बना के, थोड़ी सी बेड बना के, थोड़ा ऊंचाई दे के, जिससे कि खेत का पानी उसमें न भरे। आप कच्चे में भी बना सकते हैं जी। और केंचुए ये वाले जब तक आपका खाने का मटेरियल बना कहीं नहीं जाएंगे जी। थोड़ा ये रहता है कि जैसे कच्चे में आप बनाते हैं तो उसका जो पानी होता है वो निकल के ज़मीन में चला जाए, जिसके साथ पोषक तत्व भी चले जाते हैं। उससे बचाव के लिए क्या करते हैं, भूसा या सूखी पत्तियों की एक करीब 1 से 1.5 इंच परत लगा के उसके बाद ये गोबर का वो लगाते हैं। उसके बाद वर्मी कंपोस्टिंग शुरू करते हैं। तो ये बहुत सारी विधियां हैं कि हम कच्चे में भी कर सकते हैं। ऊपर से छप्पर अगर नहीं है तो एक पेड़ के नीचे भी आप कर सकते हैं। बरसात के दिनों में
जब बारिश हो उसी समय सिर्फ थोड़ी देर के लिए ढक सकते हैं ऐसी चीज़ से जो पानी अंदर ना घुसे। नहीं तो इसके ऊपर घास फूस या टाट या कोई पुराना कपड़ा उससे भी ढका जा सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। अब जैसे हमारे मिश्रा जी ने पूछा था कि इसमें क्या नहीं डालना चाहिए, पॉलीथीन की भी बात की थी जी। तो पॉलीथीन का तो मेरा कहना ये, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो चाहे कोई भी कंपोस्ट हो, पॉलीथीन तो डालना ही नहीं है, उससे निकाल के रखना है। और अगर उसके अलावा कुछ चीज़ें वर्जित हैं जो वर्मी कंपोस्ट में नहीं डालनी चाहिए, जितने भी खुशबूदार पत्ते होते हैं, खुशबूदार पत्तों में जैसे यूकेलिप्टस के पत्ते हैं जी। उससे खाद नहीं बनानी चाहिए, मर जाएंगे हमारे केचुए। नीम का पत्ता भी बहुतायत अगर हम प्रयोग करें तो कभी कभी नीम से भी मरने लगते हैं। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फैमिली मतलब जो नींबू कुल के पत्ते हैं वो भी नहीं डालने चाहिए। साथ में कई जगह देखा गया है कि कुछ लोग घास पात भी यूज़ कर देते हैं, तो घास पातों में कुछ जिनमें खुशबूदार है, मुख्य बात है खुशबूदार। इसी तरीके से फलों के छिलकों में नींबू कुल के जितने भी छिलके हैं वो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जी। तो इस प्रकार ये देखा जाता है कि इसमें जितने एसेंशियल ऑयल्स या जितने भी खुशबूदार मतलब पदार्थ हैं वो इसमें नहीं डालना चाहिए, इससे अच्छे नहीं चलते हैं जी। तो ये तमाम बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि किन चीज़ों का आप प्रयोग करें और किन चीज़ों का ना प्रयोग करें, इसको और बारीकी से समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक है हमारे साथ फ़ोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, सुशांत पटनायक उड़ीसा से। सुशांत जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सुशांत जी अपना सवाल पूछें। प्याज के उन्नत किस्म के बारे में जानना था जी, अपना सवाल दोहराइए। प्याज के उन्नत किस्म क्या है उसके बारे में जानना था जी। तो ये प्याज की उन्नत किस्म के बारे में आप जानना चाहते हैं। सुशांत जी आपके सवाल को ले लेते हैं और डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रजनीश जी, प्याज की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्याज की खेती पे विशेष शोध कार्य किया है और खरीफ के मौसम में कौन कौन सी प्रजातियां लगाई जा सकती हैं, उड़ीसा में भी लगाई जा सकती है, मैं उनको बताना चाहता हूं। आप एग्री फाउंड डार्क रेड, उसके बाद भीमा सुपर, भीमा राज, भीमा रेड और भीमा डार्क रेड की खेती आसानी से कर सकते हैं। ये बीज भारत सरकार के द्वारा रिलीज किए गए हैं, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा लाइन 883 और N53 का भी किसान भाई बीज लगाते हैं और अच्छी पैदावार करते हैं। लेकिन ध्यान यही रखना है, बीज खरीदते समय आपको रसीद जरूर लेनी है और बीज NHRDF के सेंटर से भी ले सकते हैं और भारत सरकार कृषि ICR के द्वारा जो कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा अगर आप सहयोग से लेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और अच्छे बीज प्राप्त होंगे जी। तो आप उन्नत किस्में यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं सुशांत पटनायक जी, और आप अपनी फसल को लगाकर आप उनसे अच्छा लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी, आपने बताया कि नींबू के पत्ते, नीम के पत्ते, इस तरह का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में नहीं करें, ज़्यादा बेटर रहेगा जी। अगर हम बात करें, कई बार ऐसा भी होता है कि जो रसोई के कचरे होते हैं उसका भी किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, तो रसोई का जो वेस्ट है उसका इस्तेमाल करना कितना उचित है, कितनी मात्रा में करना चाहिए? जो आपने गड्ढे बनाने की बात कही, उन गड्ढों में कितनी मात्रा में होना चाहिए, क्या पर केजी के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक किचन वेस्ट या रसोई का जो कचरा है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं जी। एक तो बायोडिग्रेडेबल ग्रीन और जो आजकल कहलाते हैं कि हरा कचरा और नीला कचरा जी जी। तो हरा कचरा का मतलब आपके जिसने फल सब्जी उनके बचे हुए हिस्से, डंठल या छिलके, इन सबको हम इकट्ठा कर लें। ध्यान रहे उसमें जो नींबू का मैंने बताया है, नींबू संतरा वगैरह जो भी है उसके नहीं होने चाहिए, तो बाकी सभी छिलके इकट्ठे कर लें और उनको जिस तरीके से मैंने बताया कि उन्हें करीब 1 महीने तक सड़ाएं अलग से जी। तो उसको चाहे गड्ढे में सड़ाएं, चाहे किसी बड़े टब में सड़ा लें या कोई बड़ी जगह हो इस तरीके की, जितना उसका अमाउंट होगा, जितनी मात्रा होगी उस हिसाब से आप गड्ढा या बर्तन का चुनाव करेंगे। और जब ये सड़ जाए 20 दिन के बाद तो उसको गोबर की खाद, जो मैंने बताया कि 80% गोबर और 20% ये वाला पदार्थ हम मिला सकते हैं जी। तो इस प्रकार से हम इसको तैयार कर सकते हैं जी। तो ये जो है ये भी वर्मी कम, लेकिन एक चीज़ में इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत ये है कि जो बना हुआ खाना, पका हुआ खाना, बचे हुए चावल, दाल, सब्जी जिसमें आपने मसाले और वो सब डाल रखा है सब कुछ जी, वो केंचुए कदापि पसंद नहीं करते। आप वो बिल्कुल नहीं डालिए। अगर उसको डालेंगे
तो केचुए तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में इतनी बदबू हो जाएगी कि आप जो है वहाँ पे खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। जी, तो इन सावधानियों को भी बरतें जी हाँ। जब भी आप वर्मी कंपोस्ट की तैयारी करें, और कौन कौन से उत्पादों का उपयोग करना है ये भी डॉक्टर शिवाधर जी ने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, कन्हैया लाल प्रजापति हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से, उनका रुख कर लेते हैं। कन्हैया जी अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं ग्राम बालाजलखा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जी अपना सवाल पूछिए। ये है कि हमारे खेत की जो क्यारी नासी प्याज के तो जी। कितनी फीट की दूरी पर रखना चाहिए और कितना 1 एकड़ के अंदर कितना बीज लगना चाहिए और इसके पैदावार कितनी हो सकती है, कृपया हमें ये जानकारी दीजिए। जी इनका सवाल है कि डॉक्टर रजनीश जी आपका रुख करता हूँ, इनका सवाल है कि जो प्याज की अगर हम फसल लगाएं तो बीज की दूरी कितनी होनी चाहिए, किस तरीके से आगे की विधियां होनी चाहिए। अच्छा जी, प्याज का रोपड़ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। मैंने बताया था लाइन से लाइन आपको 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको रोपित करना है और उठी हुई क्यारी बनानी है। क्यारी की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर होगी और लंबाई जो है खेत के समतल, आपका खेत अगर समतल है तो 3 मीटर रख सकते हैं। इस तरह की अगर आप क्यारी बनाएंगे, इसमें आपको रोपण करना चाहिए, अच्छा जल निकास करना चाहिए। उसके अलावा आपने पूछा है कितना पैदावार वगैरह होगा, तो 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा। जी। 4 किलो 1 एकड़ में बीज लगता है, ठीक है। और उसका जो पैदावार है वो प्रजाति के ऊपर निर्भर करता है कि आपने प्रजाति कब लगाई है, कैसे लगाई है, और वो प्रजाति कि हर प्रजाति का अपना अपना है, लेकिन फिर भी 80 से लेकर 100 कुंटल प्रति एकड़ का आपको उपज आसानी से मिल सकती है। जी, तो आप इस तरीके से कन्हैया जी आप अपने जो भी फसल की उत्पाद लगाना चाहते हैं, जो प्रजाति आप लगाना चाहते हैं प्याज की, इस तरीके से आप खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेंगे, हम उम्मीद करेंगे। और आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी ने कर दिया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और बारीकियों को समझेंगे, कुछ और सवालों के जवाब जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर शिवाधर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी, बात हमें प्रजाति की करें तो हम किसान भाइयों के हर कदम कदम पर हिदायत देते हैं कि अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी मिट्टी के अनुसार प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए, कोई भी फसल हो। अगर हम बात वर्मी कंपोस्ट में करें, अगर हम केंचुओं के उपयोग की बात करें, तो क्या क्षेत्र के अनुसार केंचुओं की प्रजाति का भी इस्तेमाल करना इसमें हिदायत दी जाती है? साथ ही अगर जो केंचुए लाए जाते हैं वो केंचुए एक समय में कितने खाद को वर्मी कंपोस्ट में बदल सकते हैं? साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये केंचुए हैं, इनकी कीमतें कितनी रहती हैं और क्या उपलब्धता इनकी कहाँ कहाँ होती है? साथ ही क्या इनकी भी देख रेख के लिए कुछ खास ध्यान में रखना चाहिए जो हमारे किसान भाई हैं? देखिए, केंचुए का की जो खाद बनाते हैं, इस खाद के लिए विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, सीधे सीधे अगर किसान भाई चाहें तो बिना समझे हुए उसको करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए प्रशिक्षण होना ज़रूरी है। अब जहाँ तक प्रजातियों की बात है, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ किए हैं, तो प्रशिक्षण की जहाँ तक प्रजातियों की बात है, तो हमारे देश में लगभग 3,500 प्रकार के केंचुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4-5 तरीके की प्रजातियां ही वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त हैं। अब बहुत सारे हमारे किसान भाई कहते हैं कि हमारे खेत में घूम रहे हैं केंचुए, क्या उनको मैं खाद में डाल के खाद बना लूं? ऐसे सवाल भी आते हैं। हमने कहा नहीं, ये नहीं है। हम थोड़ा सा इसको समझाने के तौर पे कहते हैं कि भाई ये हमारे जो हम 4-5 प्रजातियाँ बताते हैं, ये क्यूडिलिस यूजनी है, ये असल में जो आइसिना फेटिडा है जिसको मैंने पहले ही बताया है, वो पूरे उत्तर भारत के लिए इसलिए अच्छा है कि इसमें तापमान का रेंज ये 8 डिग्री से लेके और 32 डिग्री तक बहुत अच्छा काम करता है जी। तो जहाँ गर्मी भी है, जहाँ सर्दी भी है,
वहाँ भी ये काम करता है और सर्वाइव कर जाता है, मरता नहीं है। अन्य प्रजातियों के लिए हमें ज़्यादा एक जैसा तापमान की ज़रूरत होती, जो कि हमारे उत्तर भारत में नहीं होता है। कभी सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम होते हैं, तो ऐसे में अन्य प्रजातियां नहीं चल पाती, जो कि कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे वाले एरिया जिनमें एक जैसा तापमान रहता है, उनमें हम जो है अन्य प्रजातियां प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम थोड़ा किसान भाइयों को बताते हैं कि ये हमारा जो आइसिना फिटेरा है बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत समझा हुआ और बहुत ट्रेंड टाइप का केचुआ है, ये कहीं नहीं जाएगा जब तक इसे खाना मिलता रहेगा जी। तो आप अगर गोबर सही से डालेंगे और भी जो सामग्री डालेंगे तो ये आराम से अपना उसमें खाता रहेगा और उसको परिवर्तित करता रहेगा। आम तौर पर जो समय है खाद बनने का वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है। किसान भाई बहुत सारे हमसे पूछते हैं कि कितने महीने में बन जाएगी खाद, तो इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। इसके कई जवाब होते हैं कि एक तो सही तापमान हो तो वो काम अच्छा करेंगे। अब तापमान जैसे 20 से 25 डिग्री या 30 डिग्री तक भी होता है, जो कि बरसात में जुलाई अगस्त में बहुत अच्छा होता है। तो आप इस समय अगर केंचुए की संख्या खूब है, अब दो बातें हैं, जिस तरीके से हम किसी काम को करने में ज़्यादा लोग हैं तो काम जल्दी होगा, बिल्कुल। अगर कम लोग हैं तो काम देर से होगा जी। तो जो 3 महीने लगती है खाद, जो हम बताते हैं कि लगभग 1 कुंतल में हम 100 केंचुए डालें या 200 केंचुए डालें तो वो 3 महीने से ज़्यादा का समय लग जाएगा जी। लेकिन अगर उसमें केंचुए बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो गए हैं तो ये हो सकता है कभी कभी 15 दिन में भी वो खाद बना देते हैं जी। तो 15 दिन से लेके 3 महीने तक का समय लगता है, अगर उसमें सही तापमान हो उनके हिसाब से और अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा संख्या जब हो जाती है फिर उनके खाने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ज़रा भी कमी हो गई तो मरने लगते हैं, तो इसलिए इतना भी नहीं रखनी है। तो आप ये मान के चलिए कि औसतन 2 महीने तो लग ही जाते हैं इसकी खाद बनने में। डॉक्टर शिवादास जी, मैं आपको रुकना चाहूँगा, लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक दर्शक है, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शक हैं मुकेश मध्य प्रदेश से, उनका सवाल ले लेते हैं। जी मुकेश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर जी, अपना सवाल पूछिए मुकेश जी। सर हमको केंचुआ खाद बनाना है तो उसकी तैयारी कैसे करना पड़ेगा? जी मुकेश जी, आपके सवाल को शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर शिवादास जी, एक तो इनका सवाल का जवाब और फिर अपने आप बात पूरी कीजिए। जी हाँ, जो तैयारी करने की बात है अभी शुरू से हम वही बता रहे हैं कि आप सामग्री कैसे तैयार करें। आपके पास गोबर या अन्य चीज़ों का, जिस तरीके से मैं बताया कि 80% और 20% ही हम उसको लेते हैं, जो सामग्री की बात है, और वो 3 हफ्ते से लेके 1 महीने तक सड़ी हुई होनी चाहिए। सड़ाने के पीछे भी अब बहुत सारे किसान भाई जो नया करते हैं तो क्या होता है कि जब वो विंड रो बनाते हैं या ढेर लगाते हैं या गड्ढे में करते हैं तो जहाँ मटेरियल डाला उसमें तापमान बढ़ जाता है, और तापमान वो गोबर का अगर ऐसे डाला जाए तो कभी कभी 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, जिसमें हाथ डालो तो आपका हाथ लगेगा, जल गया। तो ऐसे में केंचुए जिंदा कैसे रहेंगे? बिल्कुल। तो लोग कहते हैं कि ये क्यों करते हो 1 महीना? तो 1 महीना जो पहले सड़ाते हैं वो इसलिए सड़ाते हैं कि जो गर्मी है, जो उसका तापमान ना बढ़े, और इसको ठंडा करना कहते हैं हमारे जो बहुत सारे किसान भाई इसको कहते हैं गोबर ठंडा कैसे करें। तो इसका यही तरीका है कि आप 1 महीने तक इसको सड़ा के रखिए, उसके बाद ही केंचुए को छोड़िए उसमें। और केंचुए छोड़ने के बाद फिर इसकी देखरेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जी। एक नमी है, नमी, पानी कितना डाला जाए। बिल्कुल। उस सामग्री में नमी जानने के लिए हम कहते हैं 40 से 50% नमी होनी आवश्यक है। बिल्कुल। अब हमारे किसान भाई कैसे जाने कि 40 से 50 लेके, कोई उनके पास ओवन तो है नहीं कि उसे सुखाएंगे फिर उसमें वो नमी निकालेंगे। तो सीधा सा इसका उपाय मैं एक बताता हूँ ज़्यादातर अपने किसान भाइयों को, कि आप हाथ में वो सामग्री लीजिए, उसका गोला बनाइए हाथ में, अगर वो लड्डू बन जाए और लड्डू बनाते समय आपकी अंगुलियों से पानी निकलने लगे तो समझ लो उसमें 50% से ऊपर पानी है जी। उसमें और पानी डालने की आवश्यकता नहीं है जी। और आपने लड्डू बनाया उस सामग्री का और वो लड्डू टूट गया, हाथ में लड्डू बना ही नहीं, तो इसके मतलब नमी कम है, आप उसमें पानी डालिए। तो ये बहुत आसान उपाय है जो 40 से 50% नमी को आपको बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी मशीन को प्रयोग किए हुए आप इस नमी का पता कर सकते हैं। डॉक्टर शिवादास जी, अगर हम कहें कि देसी तरीका आपने बता दिया कि किस तरीके से अपनी खाद में नमी को पहचाने, अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल कीजिए और आपको पता लग जाएगा किस तरीके से आपकी खाद में जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें नमी है कि नहीं और नमी की कितनी आवश्यकता है, जिस तरह से आपने बताया। बहुत बढ़िया जानकारी है दर्शकों के लिए। एक दर्शक हैं अजय महाराष्ट्र से, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी अजय जी, अपना सवाल पूछे। जी, आपका मैं चैनल देखता हूँ, हेलो किसान, बहुत अच्छा चैनल है, इस पे मैं हर दिन देखता हूँ उस पर।
जी, अपना सवाल पूछिए। तो मेरा सवाल ये है कि प्याज पे हमारे यहाँ जो थ्रिप्स का अटैक ज्यादा है जी, थ्रिप्स का अटैक ज्यादा है और कर पे हो गया, मतलब पर्पल पॉच ऑफ ओनियन हो गया। जी आपके सवाल को हम समझ नहीं पा रहे हैं अजय जी। आप समझ जी प्याज है ना, जो प्याज पे जो थ्रिप्स रहते थ्रिप्स, जी अजय जी, जी थ्रिप्स का जो है प्रादुर्भाव ज्यादा हो गया उसमें। जी, आपके सवाल को ले लेते हैं और आपके सवाल का जवाब हम डॉक्टर रजनीश जी से लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमें रेगुलर देखते हैं, हमारे कार्यक्रम की तारीफ करते हैं और हमारे कार्यक्रम से जो उद्देश्य है, जो आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं, उनका आप सही इस्तेमाल कर पाते हैं। बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए अजय जी। डॉक्टर रजनीश जी, इनके सवाल को आप समझ के इनका जवाब दीजिए। बिल्कुल, जो आपने थ्रिप्स की समस्या बताई है, बिल्कुल फरवरी के बाद जैसे वातावरण में गर्मी बढ़नी शुरू होती है और नमी की मात्रा कम हो जाती है, थ्रिप्स का अटैक बढ़ना शुरू हो जाता है। तो थ्रिप्स को अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं तो उससे कम हो सकता है, लेकिन अगर कम नहीं हो रहा है तो फिर आपको जाना पड़ेगा रासायनिक उपचार के लिए। और रासायनिक ट्रीटमेंट क्या है, फिर हमें स्पाइनोसेड है, प्रोफेनोफेस है, इनका हमें क्या करना है, ठीक है, 1 ml प्रति लीटर के पानी में मिला के और छिड़काव करना है। छिड़काव करते समय विशेष ध्यान रखना है, 5 ml प्रति 10 लीटर पानी में आपको स्टिकर मिलाना है, क्योंकि प्याज की पत्तियां जो होती हैं वो चिकनी होती हैं, उस पर दवाई टिकती नहीं है, इसलिए आप स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करिएगा। इस तरह 15 दिन में 2 बार स्प्रे करने से आपकी थ्रिप्स की समस्या कंट्रोल हो जाएगी। जी, तो अजय जी आपकी थ्रिप्स की समस्या का समाधान डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी ने कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से डॉक्टर रजनीश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रजनीश जी, ये समस्या तो आपने समाधान कर दिया, अगर हम बात करें जो इसमें रोग लगने की समस्या है या कीट का है, थ्रिप्स के अलावा कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिसके लगने की संभावना ज़्यादा रहती है और किस तरीके से इनका समाधान किया जाए? बिल्कुल, प्याज में मुख्य जो कीट है वो थ्रिप्स ही है। इसके अलावा जो रोग लगते हैं वो झुलसा रोग हैं और बैंगनी धब्बा रोग है। इनकी रोकथाम के लिए आपको मैनकोजेब है, ठीक है, क्लोरोथेलोनिल है। मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाना है आपको छिड़काव के लिए, और क्लोरोथेलोनिल को आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आपको छिड़काव करना चाहिए। तो ये जो रोग हैं वो आप उनसे निजात पा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है, हमें उचित फसल चक्र का इस्तेमाल करना है, खेत के आसपास सफाई रखनी है, क्योंकि जो बीमारियां हैं, जो कीट हैं, वो आसपास के जो वातावरण होते हैं, जो दूसरे खेत हैं, खेत के पास जो गंदगी है, यानी कि खरपतवार बड़े बड़े हो गए हैं, उसको हम कभी काटते नहीं है। अभी जैसा कि हमारा दूसरा विषय चल रहा है केचुए के खाद का, बहुत ही उपयोगी विषय है, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी खरपतवार हैं आप उनको काटिए, उनका वर्मी कंपोस्ट बनाइए, आपको अतिरिक्त लाभ भी होगा और खेत में जो कीट और व्याधियां जो आपको आ रही हैं उनसे भी आपको कंट्रोल मिलेगा। इसलिए आपको फसल चक्र का इस्तेमाल करना है, जिससे कि बीमारियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी, कीट अपने आप कंट्रोल होते हैं। इसलिए आप कीट और बीमारी को इस तरह आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी जो लोग पौध बना रहे हैं, खेत में पानी भर जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी पौध सड़ने लगती है या प्याज सड़ने लगती है, तो उस अवस्था में आपको कार्बेंडाजिम आपको 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आपको इस्तेमाल करना है। ध्यान यही रखना है, कोई भी स्प्रे आप करेंगे, छिड़काव करेंगे, उसमें 5 ml प्रति 10 लीटर पानी की टंकी में स्टिकर मिला के जरूर डालिएगा, तो आपको लाभ इन दवाओं का ज़्यादा मिलेगा। जी, डॉक्टर रजनीश जी, जैसे आपने बताया कि दवाइयों का छिड़काव करना है या स्प्रे करना है, जैसे चाहे वो थ्रिप्स रोग हो या झुलसा रोग हो, क्या प्याज में उस स्प्रे करने के कितने दिन के बाद क्या उसमें दोबारा आवश्यकता पड़ती है, और कितने दिनों के बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो कितने दिन के बाद दोबारा स्प्रे करना चाहिए? बिल्कुल, अगर हमारा स्प्रे अच्छे से हो जाता है और शुरुआती अवस्था, बीमारी की शुरुआती अवस्था में या कीट का अटैक हुआ है जो उस समय शुरुआती अवस्था में है, तो नियंत्रण जल्दी से मिल जाता है। लेकिन अगर देर हो जाती है तो 15 से 20 दिन बाद हम दूसरा छिड़काव भी कर सकते हैं। जी, तो 15 से 20 दिन के बाद अगर आपको लगे कि ज़रूरत है, कंट्रोल नहीं हुआ है, तो दूसरा छिड़काव करें, अन्यथा उसमें ना ही करें। इसके साथ ही हम बात करें अगर इंटरक्रॉपिंग की, डॉक्टर रजनीश जी, हम किसान भाइयों को इसके लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि अपनी खेत में एक के साथ 2 फसलें उगाएं इंटरक्रॉपिंग के जरिए। अगर हम बात प्याज की फसल की करें तो इसके साथ कौन सी फसल को हम लगा सकते हैं?
बिल्कुल, प्याज के साथ आप पत्ते वाली फसल है। दूसरा, आप दलहन और तिलहन की फसल को साथ लें। ऐसा अगर हम फसल चक्र अपनाएंगे, निश्चित रूप से बीमारियां तो कम होती हैं, साथ में आपको लाभ भी मिलता है। अगर आपके क्षेत्र में गन्ना की खेती हो रही है तो गन्ना में प्याज और लहसुन की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। गन्ना में बहुत से ऐसे कीट लगते हैं जो प्याज की और लहसुन की खेती से अपने आप दूर हो जाते हैं। तो ये सह फसली खेती आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको प्याज की खेती के साथ साथ जो दूसरी फसल है उससे अतिरिक्त लाभ आपको मिलेगा। जी, तो इस तरीके से आप अतिरिक्त लाभ भी ले सकते हैं और इंटरक्रॉपिंग को अपनाते हैं, साथ ही दलहनी और तिलहनी फसलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप प्याज की पौधे की खेती करते हैं या प्याज की बुआई करते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी, अगर हम बात केंचुए की कर रहे थे, अगर किसी कारणवश किसी के केंचुए मर जाते हैं तो उसके बाद उन केंचुओं का क्या करना चाहिए, उन केंचुओं का किस तरीके से समाधान करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, ये आम बात है, हमारे बहुत सारे किसान भाई जिनको अच्छे तरीके से प्रशिक्षित नहीं होते, उन्होंने काम शुरू कर दिया है तो वो ख़रीद कर लाते हैं केंचुए। केंचुए की कीमत भी आपने किसी सवाल में पूछी थी जी। तो केंचुए का भाव ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई ही जो कर रहे हैं वो ही बेचते हैं, उनके अतिरिक्त केंचुए जब उनके पास हो जाते हैं, क्योंकि 3 महीने में लगभग डबल हो जाते हैं जी। और ऐसे ही अगर इनको सही तरीके से देख रेख की जाए तो डबल के 4 गुना और 8 गुना इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। तो इनको किलो के हिसाब से बिकते हैं और 250 रुपये किलो से लेके और 500 रुपये किलो तक लोग इसे बेचते हैं, जैसा भाव मिल जाए जी। और जगह जगह के हिसाब से होता है। मरने पर चूँकि जो सही पता नहीं, आपको जानकारी नहीं है और आप ख़रीद के ले आए कि 1 कुंतल केंचुआ हमने डाला था साहब और वो तो जो है अगले दिन ही मर गया क्योंकि गोबर ठंडा नहीं हुआ, गरम था। तो ये इन चीज़ों की सावधानी रखें कि सही तरीके की सामग्री हो, सामग्री को सही तरीके से प्रोसेस किया गया हो कि आपको जैसा हमने बताया 1 महीने से पहले का या 1 महीने से कम का अगर है गोबर तो निश्चित ही उसमें गर्म हो जाएगा और केंचुए मर जाएंगे। तापमान अगर ज़्यादा है तो कब पानी डालना है, कब पानी नहीं डालना है। इसके अलावा उसकी समय समय पर गुड़ाई भी करनी पड़ती है। ये देखा गया कि आप लगातार पानी डालते रहते हैं नमी बनाने के लिए तो जो चाहे गड्ढा हो या मेड़ पर बनाया हुआ हो, दोनों में ही क्या होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, बहुत ठोस टाइप के हो जाता है ढेर। तो उस ढेर में हवा का संचार कम होता है क्योंकि केंचुआ तो एक जीव ही है और उसे हवा की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आप उसको जब तक थोड़ा गुड़ाई उसकी नहीं करेंगे, गुड़ाई करने के लिए पंजे आते हैं, उन पंजों से धीरे धीरे उसको गुड़ाई की जाती है जिससे केंचुए मरे नहीं जी। ये भी करते हैं। दूसरे जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, आजकल हमारे पूसा संस्थान में हम बायोमास यूटिलाइजेशन यूनिट है, उसमें हमने क्या किया है, जो खुली ईंट, कोई पक्का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ईंट लो और ईंट के 2-3 रद्दे, मतलब 2-3 लाइन बना के उसके अंदर ही उसकी वो ढेर लगाओ जी। तो जहाँ पर ईंट की जो दोनों ईंटों के मिलने की जगह होती है, जो संद रह जाती है, उसमें से केंचुआ सबसे ज़्यादा वहाँ पे केंचुए की एक्टिविटी हो जाती है क्योंकि वहाँ उसे हवा मिलती है। तो एक तरीके से वो केंचुए के लिए खिड़की का काम करता है। तो केंचुए खुश रहते हैं, उनको फुल हवा मिलती है, पूरा काम करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कन्वर्ट करते हैं, उसको वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें तो इससे अच्छा लाभ हो सकता होगा। है। बिल्कुल। एक दर्शक हैं, इसके साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश हैं वाराणसी से। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी ओम प्रकाश जी, सवाल पूछिए अपना। सर, सवाल मेरा ये है कि हेलो जी जी पूछिए सवाल। हाँ सर, सवाल मेरा ये है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए गोबर के अलावा उसमें और क्या क्या डाला जा सकता है? जी ओम प्रकाश जी, लगता है आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके सवाल को शामिल किया जाएगा और आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ समय की मांग है कि वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें हेलो किसान। ब्रेक के उस पार आपके सवाल का जवाब आपको दिया जाता है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और दर्शकों के सवाल लगातार शामिल किए जा रहे हैं। डॉक्टर शिवाधर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी, ब्रेक से पहले दर्शक ने सवाल पूछा था, उसके साथ साथ एक सवाल मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई किसान भाई केंचुए से खाद ना बनाना चाहता हो तो उस केंचुए का और क्या क्या उपयोग हो सकता है? ठीक है, ऐसा है कि पहले सामग्री के ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन, हमारे बहुत सारे किसान भाई सामग्री के बारे में बात कर रहे हैं और बार बार बहुत सारे भाई वही पूछ रहे हैं कि कैसे बना सकते हैं। मैंने बताया कि गोबर इसका मुख्य वो है कि अगर गोबर 100% हो, पूरा गोबर ही हो, तब भी इससे वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी बनती है। लेकिन गोबर के अलावा हम फसलों के अवशेष हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, सड़े हुए फल हैं या ख़राब फल हैं, ख़राब सब्जियां हो गई हैं या छिलके हैं उनके, या प्रोसेसिंग के बाद बचा हुआ मटेरियल है, फसलों के अवशेष हैं, इन सबको अगर हरा है या सूखा है, इन सबको सड़ा के सड़ाना अति आवश्यक है। इसको पहले सड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हम ढेर बनाते हैं उन सब चीज़ों का, ढेर बना के उसमें पूरी नमी करके और उसकी कम से कम 15 दिन पे या 7 दिन पे 1, 2, 3 इस तरीके 7 दिन के अंदर पे लगभग 3 पलटाइयाँ की जाती हैं उस ढेर की। तो उसके जो टेम्परेचर बढ़ता है, जो तापमान बढ़ता है ढेर में, वो नहीं बढ़ेगा। उसके बाद ही उस सामग्री को प्रयोग कर सकते हैं, जो कि लगभग 20% ही होना चाहिए वो, और बाकी 80% भाग गोबर ही होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो खाद बहुत अच्छी नहीं बनती है और बहुत धीमी बनती है। केंचुए खाते तो सब हैं, लेकिन ये है कि वो उनका पसंदीदा भोजन नहीं है। हाँ, दूसरा जो आपने पूछा केंचुए मर जाते हैं तो क्या होता है, देखिए केंचुए अगर पूरे मर जाते हैं तो वो उसी खाद में रह जाते हैं। उनका जो भी शरीर का भाग है, जो भी उनमें पोषक तत्व हैं, वो सारे के सारे डिकम्पोज होके वो स्वयं खाद बन जाते हैं। जब केंचुए नहीं होते हैं, बहुत से किसान भाई हमारे आते हैं जिनके पास, क्योंकि ये केंचुआ की खाद को बनाना ये बहुत ज़्यादा श्रमिक चाहिए, इसके लिए बहुत इसकी देखभाल चाहिए। तो बहुत सारे किसान भाई पसंद करते हैं कि केंचुए की खाद ना बना के हम सीधी खाद कैसी बनाई जाए। अब आप किसी भी गांव में घुसिए, गांव में आपका स्वागत गोबर के या कूड़े के ढेर करते हैं। तो आजकल हमारी भारत सरकार भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी बहुत सारे इन पे काम हुआ है। तो इन ढेरों को कम करने के लिए और इन ढेरों को सही तरीके से उपयोग करने के लिए सेग्रीगेशन, मतलब आप जो मटेरियल जिससे खाद नहीं बन सकती उसको अलग ढेर लगाइए, और जिसकी खाद बन सकती है, जो सड़ने वाले हैं, उनका अलग ढेर लगाइए। और ढेर लगाने में अगर आपके पास कम है मटेरियल तो ढेर लगाकर सबसे बढ़िया ये होता है। पहले गड्ढे में रहता था। डॉक्टर शिवाधर जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक दर्शक हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं, फिर आपके पास लौटूंगा मैं। लक्ष्मण सिंह है महाराष्ट्र से। लक्ष्मण जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी लक्ष्मण जी। मेरा ये सवाल है कि रबी और खरीफ फसल में कौन कौन से महीने में प्याज की रोपाई और नर्सरी लगा सकते हैं? जी, आपके सवाल को शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर रजनीश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रजनीश जी, इनके सवाल का जवाब दीजिए। रबी में अगर आपको प्याज की खेती करनी है तो अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र जो है वहाँ पे तो थोड़ा 15 दिन पहले से शुरुआत हो जाती है, सितंबर में ही 15 सितंबर से शुरुआत हो जाती है। लेकिन बाकी देश में जो है अक्टूबर के महीने में बीज की बुवाई होती है और दिसंबर में वो रोपाई की जाती है। लेकिन खरीफ में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे भी वही है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा जल्दी बीज की बुआई शुरू हो जाती है, यानी कि 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में बुआई शुरू हो जाती है और रोपाई जो है 15 जुलाई से अगस्त तक होती रहती है। जी, तो आप इस तरीके से रोपाई कर सकते हैं। डॉक्टर रजनीश जी, आखिरी में आपसे जानना चाहता हूँ कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी जो प्याज की फसल है वो खुदाई करने के लिए तैयार है, और क्या पत्तों का रंग देख के समझना चाहिए, और भंडारण की स्थिति किस तरीके से किसान भाइयों को करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले हम बात करते हैं कैसे हमें पता लगेगा कि प्याज हमारी तैयार हो गई। बिल्कुल, हर प्रजाति के अपने गुण होते हैं, और जब खेत में आप जाएंगे तो प्याज आपको परिपक्व मिलेगी। और प्याज खरीफ के मौसम में
नमी ज़्यादा होती है, इसलिए प्याज वो पत्ते उसके सूखते नहीं हैं, ठीक है, सूखते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आप प्याज देखने से पता लगेगा प्याज आपकी परिपक्व हो गई है और पत्ते ऊपर की तरफ थोड़े थोड़े से सूखते हैं, ठीक है। जब 50%, वैसे तो सामान्यतः 50% पत्ते जब गिर जाते हैं उस अवस्था में हमें समझ लेना चाहिए प्याज तैयार हो गई है। लेकिन पत्ते जब नहीं गिरते हैं उस अवस्था में हमें ड्रम से, छोटी क्यारी है तो पैरों से उस पत्तों को गिरा दिया जाता है। जब पत्ते गिरा दिए जाते हैं तो जो हमारा जो गांठ है वो परिपक्व होने लगता है और वो क्योरिंग उसकी होने लगती है, वो कठोर होने लगता है, जिससे कि वो ज़्यादा दिन तक आपको उसको रख सकते हैं। लेकिन बरसात के प्याज का भंडारण नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें पानी की मात्रा आवश्यक ज़्यादा होती है। इसलिए हमें 15 से 20 दिन में या 1 महीने के अंदर उस प्याज को बाजार में बेच देना चाहिए। और वो उस समय प्याज की मांग ज़्यादा होती है, बाजार में आपूर्ति कम होती है कि किसान भाइयों को बाजार में अच्छा लाभ मिल जाता है। इसलिए प्याज का भंडारण जो है वो रबी के प्याज का ही करते हैं, खरीफ के प्याज का भंडारण हम लोग नहीं करते हैं। तो आप भंडारण की स्थिति को अगर जानना चाहते हैं और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी प्याज की फसल तैयार हो गई है कि नहीं, आप खुदाई के लिए किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, तो इस बातों को आप ध्यान रखकर अपनी प्याज की फसल की खुदाई कर सकते हैं और भंडारण की स्थिति को लेकर ये बातें विशेष रूप से ध्यान में रख सकते हैं। डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी, डॉक्टर शिवाधर मिश्रा जी, आपने कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए और इन दोनों महत्वपूर्ण विषय को बहुत बढ़िया तरीके से, बारीकियों के साथ हमारे किसान भाइयों को, हमारे दर्शकों के सवालों का बेहतरीन तरीके से आप दोनों ने जवाब दिया। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए, स्टूडियो में जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया समय साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। तो आज के दो महत्वपूर्ण विषय रहे और इन दोनों महत्वपूर्ण विषय की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई गई, बहुत रोचक जानकारियां भी आप तक पहुंचाई गई हैं। इन जानकारियों का सही तरीके से किसान भाई उचित इस्तेमाल करें। आज के कार्यक्रम में इसका इतना ही। अगले हेलो किसान के अंक में हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, आइए एक बार उन विषयों पर भी नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान के कार्यक्रम में हर बार की तरह हर अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। अगले जो विषय रहेंगे वो रहेंगे सब्जी मटर की अगेती बुआई आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो दूसरा विषय रहेगा, श्री अन्न की खेती कितनी महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में श्री अन्न ही एक ऐसा उपाय है जिसके जरिए हम स्वास्थ्य समस्याओं से निपट सकते हैं। तो ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल या कोई भी आपके मन में संशय है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ईमेल आईडी के जरिए अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फोन कर अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आप डीडी किसान का कॉल सेंटर नंबर नोट कर सकते हैं। किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-113-060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। साथ ही साथ उन दर्शकों के से हम ये अपील करना चाहेंगे जो दर्शक इस कार्यक्रम में देर से जुड़ते हैं या इन जानकारियों को दोबारा सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन समाधान ये है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं, अपने साथ साथ आसपास के किसान भाइयों को भी दिखा सकते हैं और विषय से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को आप उन तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें डीडी किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।